हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये हम क्लास 7th की एनसीईआरटी करवा रहे हैं। इससे पहले हमने नई और पुरानी एनसीईआरटी क्लास 6 की दोनों ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा दिया है। उसको जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया होगा। चलते हैं, हम क्लास 7th की एनसीईआरटी लेते हैं। यहाँ पर लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, तो पूरी क्वेश्चन को हम देखते हैं और थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। अगर आपको तेज करना होगा तो आपके यूट्यूब में ये फंक्शन होता है, आप उसको तेज करके देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ें समझते हैं। एक बार एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, चाहे वैसे ही, ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है आगे। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मध्यकाल में जो विदेशी शब्द होता था। ठीक है, तो मध्यकाल की अब बात हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्राचीन भारत है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें सब कुछ बता दिया था। तो आज हम मध्यकाल के बारे में देख रहे हैं। हाँ, जिनको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहे हैं मध्यकाल में विदेशी शब्द जो है वो प्रयुक्त होता था। अब देखिए, विदेशी शब्द जो प्रयुक्त होता था, किसके लिए प्रयुक्त होता था? पहला ऑप्शन पढ़िए और दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इसमें बताइए कौन सा सही है। करें, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, मतलब जो अनजान व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। तो क्या ये सही है? दूसरा करें, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग करते थे। तो आज बताइए, आज आप क्या करते हैं? जैसे आपके गांव में कोई मेहमान आया, बाहर से आया, मान लीजिए वो विदेश रहता है, तो उसको आप क्या करें? विदेशी। ठीक है, अब मतलब इंडिया के किसी कोने में भी रहता है तो वो कहें विदेशी बाबू में। ठीक है, तो विदेशी, तो पहला आपका यही आपका सही है। गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, मतलब लोग उनको ना जानते हो, तो उसको क्या कहलाता था? वो विदेशी कहलाता था। तो याद रख लेंगे, उसको क्या कहते थे? विदेशी करते थे। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या करते, ये देखिए, ये विदेशी क्या है यहाँ पर? आप जिसका किसी समाज और संस्कृति, मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उसके समाज और संस्कृति से उसका कोई भी लेना देना ना हो। अब देखिए, इसी को विदेशी को हिंदी में अगर हम कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते थे? तो हिंदी में परदेशी कहते थे। तो याद रख लेंगे, हिंदी में परदेशी कहते थे। अगर हम कहते हैं फारसी में क्या कहते थे, तो फारसी में क्या कहते थे? फारसी में इसको क्या कहते थे? फारसी में अजनबी कहलाता था। तो याद रख लेंगे क्या? फारसी में अजनबी कहलाता था। तो यहाँ लिख दीजिए अजनबी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या करा। करें, मध्यकाल समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ। ठीक है, जो हुआ राजपूत। निम्न में से कौन से समूह वर्ग किस निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे? मतलब राजपूत में कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे, ये बताना है। तो इस राजपूत में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो राजपूत में सामंत भी आते थे, सेनापति भी आते थे और सैनिक भी आते थे। तो याद रख लेंगे, सामंत आते थे, सेनापति आते थे और सैनिक आते थे। ये किस में आते थे? राजपूत की श्रेणी में आते थे। अब इनका थोड़ा सा मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सामंत, सामंत क्या होता है? ये सामंत हुए, सैनिक हुए, सेनापति हुए, ये सब क्या होते थे? राजा की सेवा में लगे रहते थे। मतलब अगर राजा को सैनिक का काम है तो उनका, सामंत का काम उनका, सेनापति का काम है ये। तो ये राजा के सेवा में लगे रहते थे। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो जब राजा की सेवा में, ये अपने आप को एक राजपूत घोषित कर लिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे, राजपूत घोषित। सामंत, सैनिक, सेनापति, ये आपके किस में आते हैं? राजपूत में। तो तीनों ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन, करें मध्य काल में राहट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। करें, जो राहट होता था वो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, ये बताना है। तो किस लिए राहट का प्रयोग किया जाता था? सिंचाई के लिए राहट का प्रयोग किया जाता था। करें, निम्न में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, मिनहाज ए सिराज ने जब अपनी पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। करें, जब हिंदुस्तान का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि अविभाजित जो भाग था उसका आशय अविभाजित भारत
में स्थित क्षेत्रों से था। तो पहले तो ये कह रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो हाँ, ये वाला तो आपका पहला ही सही है, लेकिन दूसरा इस गलत है। अब देखिए, अविभाजित क्षेत्र नहीं था उस समय। उस जब इन्होंने मिनहाज ए सिराज हिंदुस्तान का प्रयोग किया, तो उसका आशय क्या था? उसका आशय सिर्फ इतना था कि पंजाब को वह कह रहा है और हरियाणा को कह रहा है, और वो गंगा यमुना के बीच जो इलाके हैं, गंगा और यमुना के बीच में, और यमुना के बीच में जो इलाका है, इन्हीं तीनों की बात कर रहा था, ना कि जो पूरा हिंदुस्तान है दक्षिण भारत तक, उसकी बात नहीं कर रहा था। तो मिनहाज उस सिराज ने क्या किया था? पहली बार जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उसका आशय था अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। ये गलत है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो क्षेत्र हैं, इन्हीं का। और ये दूसरा वाला तो एकदम सही है। तो कौन सा सही है? बी वाला आपका सही है। पांचवा देखते हैं, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें नस्तलिक लिपि, याद रख लेंगे, ये लिपि याद रखें। नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या सही होगा? फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है एकदम सही है। जो नस्तलिक लिपि है, ये हमेशा दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो याद रख लेंगे, दाईं से बाईं मतलब यहाँ पर अगर एक आपका पेज लेंगे, ऐसे पेज लेंगे, तो दाहिना कौन है? ये दाहिना है, और दाईं से बाईं ओर इस साइड चलेंगे। ठीक है, नस्तलिक लिपि। ठीक है, अब देखिए यहाँ शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर। ठीक है, तो बाईं से बाईं इधर है, जैसे अभी हम सब लिखते हैं, तो इधर से इस साइड में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कौन सा किस ओर लिखी जाती है। तो पहला एकदम सही है, नस्तलिक लिपि आपका दाईं से बाईं ओर लिखी जाएगी, और शिकस्त लिपि जो है ये आपका बाईं से दाईं ओर, जैसे अभी हम सब लिखते हैं। ठीक है, फारसी अरबी जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। तो आसान ही था, क्योंकि फारसी अरबी लिख भी इसी तरह ही होती थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही होगा। चलते हैं ना, देखते हैं क्या छठे क्वेश्चन। दक्कन में राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? कह रहे हैं राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? सामंत मतलब जो पहले सामंत होते थे, जो काफी सेना रखते थे, फिर जब राजा को काम आता था तो वो अपनी सेना देते थे, फिर वो लड़ाई करते थे। कभी कभी सामंत ही इतना मजबूत हो जाते थे कि राजा को पदस्थ करके, मतलब राजा को हटा करके, ये खुद ही गद्दी पर बैठ जाते थे। ठीक है, तो ऐसे हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। तो कह रहे हैं राष्ट्र दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे, ये किसके सामंत थे, ये आपको बताना है। तो ये किसके सामंत थे? ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। याद रख लेंगे, कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, याद रखेंगे ये। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, करें चोल काल में बेट्टी शब्द का किस लिए प्रयुक्त हुआ होता है था? करें बेट्टी शब्द जो है वो किस लिए प्रसिद्ध होता पर प्रयुक्त होता था, ये बताना है। तो बेट्टी शब्द किस लिए, बताइए। चारों ऑप्शन में देखिए किस लिए प्रयुक्त होता था बेट्टी। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में, आईएएस में, ये कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था। किस लिए? कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, उसके लिए। कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, उसके लिए बेट्टी शब्द का प्रयोग होता था। याद रखेंगे, किसके? बेट्टी शब्द का प्रयोग। अब यहाँ पर देखते हैं, कल ये एलोरा की 15 गुफा की गुफा 15 के भित्ति चित्र, जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? भगवान किसको? विष्णु को नरसिंह के अवतार में दिखाया गया, वो किस काल की कृति है? तो एलोरा की गुफा 15 का जो भित्ति चित्र है, पहले तो ये याद रखिए, इसमें भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार दिखाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, वो एलोरा की कौन सी गुफा है? तो ये कौन सा गुफा है? तो याद रखेंगे, ये है आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, किस काल की है? तो ये राष्ट्रकूट काल की है। इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट काल की है। अब ये गुफा है कहाँ? महाराष्ट्र के, वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है।
तो याद रख लेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में ये गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र की राजाओं का इतिहास का पता चलता है। जो कल्हड़ की रचना है वो किस क्षेत्र की राजाओं के इतिहास का पता चलता है। तो एकदम सिंपल है, कश्मीर के राजाओं का पता चलता है। तो याद रख लेंगे किसका, कश्मीर के राजाओं का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश के शासकों के बीच चले लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो था किन किन के बीच था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच था, तो ये गुर्जर के बीच था। तो याद रख लेंगे किसके, गुर्जर के बीच था। और किसके बीच था, प्रतिहार, तो प्रतिहार के बीच में ये था। और किसके, राष्ट्रकूट के बीच में था। तो ये राष्ट्रकूट के तीनों लोग में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था। करें, जो सदियों तक ये लड़ाई चली थी इसका मेन कारण क्या था। तो इसका मेन कारण क्या था, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इसका मेन कारण था। तो याद रख लेंगे, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इसका मेन कारण था। ठीक है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। कर अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान के साथ लाया। ठीक है, वो इस काम के लिए वह किस विद्वान को साथ लाया। मतलब जो महमूद गजनी था वो अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इसके लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया। तो महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया, अल बरूनी आया। याद रख लेंगे कौन आया, अल बरूनी आया। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन थी, किताबुल हिंद। याद रख लेंगे इसकी कौन सी किताब थी, किताब उल हिंद। ठीक है, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब थी। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी यह किताबुल हिंद। ठीक है, तो अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद था और यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो इतना और याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा कर है। चोल किसके सामंत थे। ठीक है, तो चोल किसके सामंत थे ये बताना है। अभी हमने क्या एक क्वेश्चन बताया था, बताइए। जो अभी हमने बताया था कि वो किसके सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। तो राष्ट्रकूट अगर पूछे आपसे राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, अभी पीसीएस के पेपर में आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था, राजा का नाम दे दिया गया था और यहाँ राष्ट्रकूट चालुक्य ये सब का राजा का नाम दिया गया था, बताना था कि किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, किस डायनेस्टी से। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पूछा है चोल किसके सामंत थे, ये अलग क्वेश्चन है। चोल किसके सामंत थे, मतलब चोल उसके सामंत थे। तो बताइए ये किसके सामंत थे, चोल। चोल किसके सामंत थे, तो चोल पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, तो पल्लवों के सामंत थे चोल। तो चोल याद रख लेंगे, चोल पल्लव के सामंत थे, चोल पल्लव के सामंत थे। ठीक है, ये राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, चालुक्यों के सामंत थे। और राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, चालुक्यों के। और चोल पल्लव के सामंत थे, ये याद रख लेंगे। चलते हैं हमने देखते हैं हमारा क्या करा करें। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया ये बताना है। तो बताओ किसके द्वारा, तो राज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राज के द्वारा किया गया था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखिए कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के पूर्वी तट कावेरी नदी का जो उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर एक तंजौर नामक शहर है, वहीं पर ये बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। कौन है ये राज, ये चोल शासक था। तो ये भी पूछ सकता है कि राज कौन से डायनेस्टी के शासक थे, तो चोल शासक थे। इतना ये याद रख लेंगे। तो राज
ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इसको जल्द, हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे सर बीच में रोक दिए हैं। देखिए आपका, मैंने कहा है पूरा इसको कंप्लीट करवाऊंगा हिस्ट्री, तो मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, तो आप सब बने रहिएगा, मैं पूरा ये हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। गंगई कोल चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है। तो ये किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, याद रख लेंगे। गंगई कोंड चोलपुरम, चोल वंश मतलब ये चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। अब क्यों किया गया था? जब उसकी जैसे ये राजेंद्र प्रथम की जब सेना है ना, ये कलिंग पार करके, यहाँ उड़ीसा के पास कलिंग है ना, तो कलिंग पार करके वो कहाँ पर, बंगाल पर पहुंच गया, और मगध होते हुए गंगा का जो क्षेत्र था, जब उसको विजित कर लिया, तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या धारण किया? तो उन्होंने एक उपाधि धारण किया। कौन? राजराज प्रथम ने एक उपाधि धारण किया, तो उस उपाधि का नाम क्या था? गंगेय, याद रखेंगे, गंगेय कोंड नाम था, याद रखेंगे, गंगेय कोंड नाम था उस उपाधि का। और एक नगर बनाया, ठीक है, गंगा विजय, उस नगर का नाम है गंगई कोंड चोलपुरम। तो दो चीजें याद रखेंगे, गंगेय कोंड उपाधि धारण किया, और जो नगर बसाया उस नगर का नाम क्या था? तो उस नगर का नाम था गंगेय कोंड चोलपुरम। ये किसने किया? ये सब राजेंद्र प्रथम। कौन शासक था? चोल शासक था। बस इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कर रहा है। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नागरम, याद रखेंगे, नगरम कहते थे, तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। यहाँ कह रहे हैं व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे। जो व्यापारियों का संघ था उसको चोल काल में नगरम कहते थे, तथा इस शहर के अंदर प्रशासनिक का काम करते थे। ये दूसरा करें, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर मेरूर से प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। करें चोल कालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। करें चोल कालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। करें जो चोल कालीन मंदिर थे वो किसके? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। करें मंदिर के साथ जुड़ी शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य। चोल कांस्य प्रतिमा संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। तो कौन सा सही है? तो ये तीनों ही आपके सही हैं, तो तीनों ही आपका सही है, तीनों भी याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं, करें चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बताइए कौन सा आपका सही है। पहला कह रहा है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो याद रख लेंगे, चोल काल में क्या हुआ था? जो किसान की बस्ती थी उसको उर कहा जाता था। उर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह सिंचित के कारण, मतलब जो सिंचित खेती के कारण वो बहुत समृद्ध हो गई। तो उर मतलब समझ जाइएगा, जो आपका उपजाऊ भूमि होती है थी चोल में। तो ये एकदम सही है। गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। कौन करता था? नाडु। तो गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था, और नाडु न्याय करने और कर वसूलने का कार्य। एकदम सही है, दोनों ही आपके सही है, तो याद रख लेंगे दोनों ही आपका सही है। तो कौन सा आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कौन किसमें सुमेलित होगा? मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है, और सब तो सुमेलित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन करें। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बेल्लन वगई वगाई ये क्या होता था? तो बेल्लन वगाई होता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो बेल्लन वगाई होती थी, जो गैर ब्राह्मण किसान होता था उसकी भूमि को बेल्लन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव
ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। साला भोग क्या होता था? विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको साला भोग कहते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में पूछा गया है। तो साला भोग, ब्रह्मदेव और बिल्लन वगाई, ये तीनों याद रख लेंगे। बिल्लन वगाई नया वर्ड है और ये दोनों तो आप जानते ही होंगे। बिल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बिल्लन वगाई कहते थे। अब देखिए यहाँ लिखा गया पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, ये क्या होता था? पल्ली चंदम, पल्ली चंदम जो होता था ये गलत है। यहाँ पर क्या होता था? पल्ली चंदम होता था जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। ठीक है, तो जैन जो संस्थाएं थी यहाँ पर, जैन संस्थाओं, ठीक है, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि, ये क्या कहलाता था? पल्ली चंदम कहलाता था। तिरुनम टुक्कनी, अब कह रहे हैं तिरुनम टुक्कनी, ठीक है, ये क्या कहलाता था? तो ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, तो मतलब इसका ये होना चाहिए और इसका ये होना चाहिए, तब आपका ये सही होगा। तो दोनों ही याद रखिएगा। तिरुन मट्टुकनई, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तिरुमा है ना, तो मंदिरों को। और पल्ली चंदम मतलब जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। तो ये पल्ली चंदम याद रख लेंगे, ये याद रख लेंगे। तो आपका 4 और 5 गलत था, नहीं पूछा गया था पेपर में, ये भी देखा करिए। ठीक है, इसी प्रकार से इस बार आपके पीसीएस में सब पे क्वेश्चन आए रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। 18-19 करें, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुबेंद वेलन और अरयार जैसी उपाधियां प्रदान की? किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुबेंद वेलम और अरयार जैसी उपाधियां प्रदान की? तो किसने प्रदान की? तो ये किसने प्रदान किया? चोल ने प्रदान किया। तो याद रखेंगे चोल। ठीक है, अरयार मतलब ये सब प्रधान जैसे उपाधियां होती थी, तो चोल ने प्रदान किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन कौन आए या लास्ट में कौन कौन आए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आते हैं। करें कौन? कह रहे हैं पहले कौन आया? तो पहले तुर्की वंश है, तुर्की शासक आया। तुर्की शासक कब से कब हुए? 1206 से 1290 तक आपके तुर्की, जिसमें आपके कौन, इल्तुतमिश थे और रजिया, ये सब मतलब जो थे ये थे तुर्की में। तो ठीक है, तो तुर्की शासक यहाँ पर चलता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर बलवन भी था। ठीक है, कह रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वो ये इसके बाद कौन से आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से आया? तो 1290 से 1320 तक यहाँ पर खिलजी वंश का समय था। ठीक है, तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का था। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ये था तुगलक वंश। सैयद वंश कब था? 1414 से लेकर 1451 तक आपका क्या था? सैयद वंश था। तो दे याद रखेंगे कौन पहले था कौन बाद में, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होगा। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? करें, गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, ये बताना है। गैरिसन शहर का निर्माण, तो गैरिसन शहर का निर्माण रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले शहर बंद। ठीक है, तो याद रखेंगे रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर को क्या कहा जाता था? गैरिसन शहर कहा जाता था। कौन सा? गैरिसन शहर कहा जाता था। नहीं देखते हैं हमारा। करें, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजाउर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित किया? ठीक है, तो वो बताना है कौन सा था। तो उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, देवगिरी आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी लगा दिया। अलाउद्दीन देवगिरी द्वारा द्वार समुद्र तथा मदुरै के तंजावर सुदूर दक्षिण भारत तक अपने राज्यों को विजित किया, ये अलाउद्दीन खिलजी था। नहीं देखते हैं। कह रहे हैं समाज के दौरान, समाज वो सॉरी नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं।
करें नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ जो है मुंह करके खड़े होते थे। मक्का की दिशा मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? करें मक्का की ओर को दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो मक्का की ओर की दिशा को यहाँ पर किबला कहा जाता है। याद रख लेंगे क्या है? किबला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अच्छा, ये मसमूरा क्या होता था? ठीक है, क्या करें? ये मस मस ममसूरा ममसूरा। ठीक है, तो मस्जिद के किबला के आखिरी सिले को, मतलब जो किबला का आखिरी सिरा होता था, ये इसी किबला का, मान लीजिए ये किबला है, तो किबला का जो आखिरी सिरा होता था उसको ममसूरा कहा जाता था। ठीक है, उसको, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, उसको ममसूरा कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए सहन किसको कहा जाता था? याद रख लेंगे मस्जिद का, जैसे मान लीजिए ये मस्जिद है, ठीक है, ये मस्जिद आपका पूरा बना है ऐसे ना, मस्जिद अब ऐसे बन जाता है, देख लीजिएगा। तो ये इसी का एक आंगन रहता है, मस्जिद का आंगन रहता है, तो मस्जिद को, आंगन को क्या कहा जाता है? तो मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। तो याद रख लेंगे मस्जिद के आंगन को क्या कहा जाता है? सहन कहा जाता है। ठीक है, अब मस्जिद, अब ये लिवान क्या कहा जाता है? मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिवान कहा। मान लीजिए मस्जिद है, इसमें कई खंभे लगाए गए हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? लिवान कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना, आंगन को सहन कहा जाता था, और ये जो इसका मुंह तरफ जिस तरफ को, उस दिशा को क्या कहा जाता था? किबला। और इस जो किबला था उसका आखिरी खंभा ममसूरा, लिबान किसको कहा जाता था? ये खंभा वाला पूरा, ठीक है, मस्जिद वाले खंभे को, कच्छ खंभों वाली कच्छा को लिबान कहा जाता था। तो ये याद रख लेंगे, कोई भी पूछ सकता है। क्या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया जाता था? बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ये बताइए। तो बंदगाह शब्द हमेशा गुलाम के लिए प्रयोग किया जाता था। याद रख लेंगे, गुलाम के लिए बंदगाह शब्द प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नहीं, देखते हैं। करें दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथ्यों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। करें भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके जो कहलाते थे वो सत्य कथन करना, इक्ता सही है। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके से इक्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। करें इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी जो होते थे वो अमीर कहलाते, ये गलत है, उनको इक्तेदार कह लेते थे। याद, ये इक्तेदार, इक्तेदार कहलाते थे, या मुक्ति। ठीक है, इक्तेदार या मुक्ति कहलाते थे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, तो पहला वाला सही है। नहीं, देखते हैं। कह रहे मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। ठीक है, मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। पहला क्वेश्चन ये कर रहे हैं, मतलब पहला कथन। दूसरा कथन क्या कर रहे हैं? तो दूसरा कथन कह रहे हैं ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा पर ना चले। ये कौन सा कथन सही है? देखिए, ये तो दोनों ही सही है, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि थोड़े थोड़े समय के लिए इसीलिए दिया जाता था। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये आपका, नहीं, सॉरी सॉरी, दोनों ही सही है। ठीक है, मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए क्यों दिया जाता था? मुक्ति लोगों को एकता इसीलिए दिया जाता ताकि मुक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। ठीक है, तो यही है। अभी हमने पीछे देखा था ना, ये पीछे देखा था क्या था? भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके को इक्ता कहते थे। तो वो जो इक्ता को संभालने वाले जो अधिकारी होते थे उसको इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। तो मुक्ता को, ये इक्ता जो संभालता था उसको क्या कहते थे? उसको अमीर कहते थे, मुक्ति कहते थे। तो यही मुक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया है। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। तो ये भी याद रख लेंगे, और इसलिए दिया जाता था ताकि वो परंपरा मतलब वंश परंपरा से ना चले। मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोई जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ थोड़े ही समय के लिए ही है, नहीं तो क्या है वहाँ पर, जैसे आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे ही होता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, वो उनके
विधायक है उनके पिताजी, उनका बच्चा भी लड़ लेता, वो भी विधायक बन जाता है, वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका लड़का भी प्रधानमंत्री, ऐसे ही सब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब राजनीति में ज़्यादा चलता है। चलते हैं ना, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली में सल्तनत में जो कृषि पर कर लगता था उसको क्या कहते थे? तो उसको क्या कहते थे? खराज कहते थे। ये कृषि पर लगने वाला कितना कर होता था? तो ये 50% होता था, 50% होता था। अच्छा, ये खुम्स क्या होता था? ये खुम्स याद रख लेंगे, लूट का धन, लूट का धन जो होता था वो खुम्स होता था। ये किसके बीच में बांटा जाता था? तो ये बांटा जाता था सैनिकों और राजकोष के बीच बांटा जाता था। तो याद रख लेंगे किसके बीच बांटा जाता था? ये सैनिकों, ठीक है, सैनिकों और राजकोष, ठीक है, और राजकोष के बीच में ये बांटा जाता था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए जकात क्या होता था? जकात भी इम्पोर्टेंट। मुसलमानों से लिया गया धार्मिक कर, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मुसलमानों से, मुसलमानों से लिया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था? मुसलमानों से लिया गया धार्मिक कर वो जकात कहलाता था, ठीक है। खुम्स क्या होता था? कृषि पर लगने वाला कर होता था, उत्पादन का 50% देना होता था। और ये खराज, खराज ये होता था। और खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था, राजा सैनिकों और राजकोष में वितरित होता था। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करें। कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई। किसने टोकन मुद्रा चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने, सही है। सांकेतिक मुद्रा चलाई लेकिन वह फेल हो गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने और चांदी के न होकर वो सस्ती धातु के थे, ठीक है। धातु के बने होते थे लेकिन वो सस्ती धातु के थे, तो ये भी सही है, तो दोनों ही आपके सही है। सोने चांदी के नहीं थे, वो सस्ती धातुएं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको याद करना है कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो एमबीटी ने चलाया था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस स्थान पर? अभी गैरिसन शहर आया था, ठीक है। तो ये किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रख लेंगे। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था, वो दिल्ली में है, मतलब था। करें। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? सिंपल क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब देखिए एक, अच्छा इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऐसा नहीं कि दिमाग में सोच गया कि यही किया होगा, इसका उल्लेख तो कहीं मिलता होगा। हाँ, एक बरनी की पुस्तक है, ठीक है, बरनी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। ये वर्णी की पुस्तक है, फिरोज शाही। ये पुस्तक है वर्णी की पुस्तक। कौन है? तारीख ए फिरोज शाही। इसी में कहा गया है बाजार नियंत्रण की बात कहा गया है, ठीक है। बाजार नियंत्रण की बात कहाँ किया गया है? तो बाजार नियंत्रण की बात बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी करता था बाजार नियंत्रण। करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके 2024 के पीसीएस के पेपर में आया हुआ था। और इस एनसीईआरटी, ये नहीं कि एनसीईआरटी जब पेपर में आया तब एनसीईआरटी में ला के दे दिए, ये पहले से ही क्वेश्चन पेपर में, मतलब एनसीईआरटी में था, जो बुक में आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन टैकल करने हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को घटना चक्र के भरोसे रहेंगे तो शायद ही आपका क्वेश्चन सही हो पाए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री आप घटना चक्र से नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री का पूछने का तरीका अलग होता है। आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। अलाउद्दीन ने क्या किया? सैनिकों को क्या किया? एकता की जगह नया नगद वेतन देना। तो दोनों ही आपका सही है, सही पूछ रहे हैं तो दोनों ही सही है आपके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से
परिचालित थी। करें किस हितों से परिचालित थी? सैन्य हितों से परिचालित थे। सैनिक अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं दिल्ली में व्यापारियों से खरीदते थे। यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। ठीक है, वस्तुएं दिल्ली की व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी कीमतें, चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। सही है, इसलिए खरीदते थे, तो दोनों ही सही है, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सर रुद्रमा देवी किस वंश की शासकिया थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासकिया थी? तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासकिया थी। ठीक है, अब देखिए काकतीय वंश, ये काकतीय वंश पड़ता कहाँ था? तो जो अभी आंध्र प्रदेश है एरिया, वहीं पर एक वारंगल क्षेत्र था, वारंगल क्षेत्र। ठीक है, वहीं की एक शासका थी काकतीय वंश की, कौन? रुद्रमा देवी। ठीक है, तो याद रख लेंगे रुद्रमा देवी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। मध्यकाल में रानी जिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? कह रहे हैं रानी जिद्दा जो थी वो किस क्षेत्र की शासिका थी, ये बताना है। तो रानी जिद्दा कश्मीर की शासिका थी, तो याद रखेंगे रानी जिद्दा किस की शासिका थी? कश्मीर की शासिका थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, करें मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, तो आपको बताना होगा वो मुगल शासक कौन थे, दो महान शासक कौन थे जिनके ये वंशज थे। तो ये कौन, मतलब कौन, किसके वंशज थे? तो याद रख लेंगे, ऐसा माना जाता है वो माता की ओर से वो चीन के मध्य एशिया के जो मंगोल थे, माता की तरफ से दो थे, उन्हें माता होंगे और पिता होंगे। अब माता पिता की, तो माता की तरफ से जो मुगल थे वो चंगेज खान से थे, याद रख लेंगे, चंगेज के वंश। ठीक है, चंगेज के वंश है। और पिता की ओर से कौन थे? तैमूर। तो ये भी तैमूर और चंगेज क्या थे? दोनों ही बहुत शक्तिशाली साम्राज्य थे। ठीक है, तो जो ये कहाँ पे, तुर्की के तैमूर वंशज थे ना। तो यहाँ पर माता की तरफ से चंगेज और पिता की तरफ से तैमूर, ये दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल एकदम सही है आपका। ठीक है, कौन कह रहे हैं असत्य कौन है? तो ये तो पहला तो यह है ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, मतलब चंगेज खान माने माता की तरफ से चंगेज खान, और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश के वंशज थे। तो ये भी सही है, तो आपका क्या है? दोनों ही, मतलब असत्य पूछ रहा है तो कोई असत्य नहीं है, डी वाला दोनों ही सही है। तो आपको पता हो ना, माता की तरफ से चंगेज बताइएगा, पिता की तरफ से तैमूर बताइएगा, दोनों ही कंफ्यूज ना, वहां पे आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि पिता की तरफ से चंगेज खां, माता की तरफ से तैमूर, फिर गलत करके चले आएंगे आप। माता की तरफ से चंगेज बताइएगा, पिता की तरफ से तैमूर बताइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप खुद। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य पूछ रहे हैं तो असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है। करें मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। करें मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे? नहीं। ठीक है, तो मुगल कहते थे कि हम मंगोल नहीं हैं, वो याद रख लेंगे, मंगोल वो कहलाना नहीं पसंद करते थे। मुगल अपने आप को तैमूर की वंशज कहलाना पसंद करते थे, याद रख लेंगे, क्या कह देंगे, मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, वो इस पर गर्व में महसूस करते थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे तैमूर के, ना कि मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया, तो ये भी सही है, मतलब तैमूर कहलाना पसंद करते थे, तो ये बनवाएंगे चित्र उत्र। तो दो तीन सही, आपका सही है। तो कौन असत्य है? तो पहला वाला सत्य है। ठीक है, नहीं तो जैसे कोई लड़का होगा, मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, ठीक है, ये मुगल वंश में, अब इसके कुछ लोग कहेंगे भैया आप किसके हैं? मंगोल के वंशज है। कुछ लोग कहेंगे आप तैमूर के वंशज हैं। तो ये लड़का कब खुश होगा? जब इसको कहेंगे आप तैमूर के वंशज हैं। तैमूर मतलब वो पिता वाला कहलाना चाहता है, माता वाला नहीं, पिता वाला, ये याद रख लेंगे। करें 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए
पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? करें 1526 में जो किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, पानी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, ये सब नहीं आप पढ़े होंगे। तो बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया ये कह रहे हैं। तो कौन कौन से? दिल्ली और आगरा पर बाबर ने अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया बाबर ने। यहाँ देखे, अब देखिए, पानी खाना खाए, पानी पिया, खाना खाए, यही सब तो चल रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कौन सा युग सही सुमेलित है। अभी देखिए 1526 में हमने क्या कहा था, पानीपत का, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, खानवा का युद्ध पानी हो गया, ये तो गलती हो गया आपका, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि खानवा का युद्ध आपका जो है 1527 में लड़ा गया था। तो 1527 में किसके द्वारा खानवा, बाबर ने राणा सांगा की राजपूतों को हराया था। तो ये आपका क्या होगा, पानीपत का यहाँ पर चला जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में खानवा का युद्ध आपका चला जाएगा। पहली बात यही गलत है, तो ये वाला आपका 26 नहीं, पानीपत 27 में होना। पानीपत, पानीपत कौन सा होगा, पानीपत की बाबर और इब्राहिम लोदी की, ठीक है, 1526 में। खानवा का क्या होगा, खानवा, खानवा, खानवा कब होगा, 1527 में, ठीक है। ये किसके बीच में होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो ये तो हटा ही दीजिए ये, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। पानीपत 1500 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर राणा सांगा के बीच, खानवा 1527 में। अब ये चंदेरी का बाबर और राजपूतों की, एकदम कौन सा सही, ये तो सही है। कौन सा सही सुमेलित है, तो 3 4, ये तो सही। बाबर और अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध, सही है। चलते हैं ना, देखते हैं। कह रहे हैं अकबर ने सैन्य अभियान के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। तो 1568 अकबर ने क्या किया, सैन्य अभियान के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। दूसरा करें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, ठीक है। तो ये दो तीनों में बताइए कौन सा आपका कथन सही है। बताइए, तीनों तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही आपका सही है। अकबर ने सैन्य अभियान पूर्व में बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा तक के मुगलों को अंग बना लिया, कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, कौन सा अभियान में, और सिसोदियों की राजधानी कब्जा के लिए, ये भी सही है। तो आपका तीनों ही सही है, तो तीनों ही आप सही पूछ रहे हैं, तो तीनों ही आपका सही है। न देखते हैं, क्या राजकुमार सलीम जिसको जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, कह रहे हैं राजकुमार राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ कौन थी, जोधाबाई थी। पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि ये सही है कि गलत है, सत्य है। तो एकदम सही है, सलीम की माँ मतलब सलीम जो जहांगीर था उसकी माँ जोधाबाई, एकदम सही है। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई, यानी उसकी सत्ता थोड़ी सी लड़खड़ाई। तो याद रख लेंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अकबर के अपने शासनकाल में कभी दक्कन का अभियान नहीं किया। तो ये गलत है। अकबर के शासनकाल में दक्कन अभियानों से शुरुआत हुई, उसने बरार हुआ, ठीक है, दक्कन के अभियानों में उसने क्या किया, बरार हुआ, खानदेश हुआ, आपका अहमदनगर हुआ, अहमदनगर, ठीक है, कुछ अपने राज्यों में मिला लिया, ठीक है, ये गलत है। तो ये दक्कन का अभियान किया नहीं, नहीं होगा, किया। तो यहाँ कौन सा सही होगा, दूसरा, दोनों ही सही होगा। कह खुर्रम किसका बेटा था, कह रहे जो खुर्रम है वो किसका बेटा था, तो खुर्रम जहांगीर का बेटा था, ठीक है। बाद में वही क्या कहा, शाहजहां कहलाया, ठीक है, खुर्रम ही शाहजहां कहलाया बाद में, ठीक है। नहीं, देखते हैं। कह रहे शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया, कह रहे शाहजहां को अंतिम दिनों में औरंगजेब ने कहाँ पर कैद कर दिया, तो आगरा के किले में कैद कर दिया, याद रख लेंगे, आगरा में कैद कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध
विद्रोह किया उस जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला। उसके किस पुत्र ने, ठीक है, विद्रोह किया? तो कौन था? औरंगजेब का पुत्र एक अकबर था, वो वाला महान अकबर मत समझिएगा, ये अलग अकबर है, ठीक है। तो ये औरंगजेब का पुत्र था, तो ये याद रख लेंगे, इसने विद्रोह किया। लेकिन क्या है, औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी, जिसके कारण, ठीक है, थोड़ा सा लड़ा था ये। ने देखते हैं, दक्षिण के किन राज्यों को औरंगजेब ने अपना साम्राज्य में मिला लिया? दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया? तो कौन सा दो राज्य थे? बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्यों में मिला लिया किसने? अकबर, औरंगजेब ने, ठीक है। और बीजापुर को कब मिलाया? तो 1685 में इसने बीजापुर को मिला लिया, और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं कि औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? औरंगजेब की सेना के विरुद्ध मराठा शासक शिवाजी ने छापामार पद्धति शुरू की थी, याद रखेंगे, मराठाओं ने। इन्हें देखते हैं, कह रहे मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मतलब कहते थे जो ज्येष्ठ पुत्र है वही अधिकारी होता था, उसी में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये आपका गलत है, एकदम सत्य पूछ रहे हैं तो एकदम गलत है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, इसके विपरीत वो क्या करते थे? मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा मानते थे, ठीक है, जिसमें क्या है, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, जो ऐसे तैमूर वंश की परंपरा थी वैसे ही करते थे। उत्तराधिकार के सहारे मुगल तैमूर वंशों की प्रथा मानते थे, तो ये एकदम आपका सही है। दूसरा ये वाला सही है, तो दूसरा सही। कर मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, कि जो मुगल की सेवा में आते थे वो मनसबदार कहलाते थे, एकदम सही है, मनसबदार। मुनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी? नहीं, मनसबदार का जो नियुक्त की जाती है, वो सम्राट का जो विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई इनकी लड़की से, मतलब कोई अपनी लड़की से शादी करवा दिया तो उसको भी मनसब बना देते थे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये योग्यता के आधार पर नहीं होता था, तो ये तो गलत ही है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ठीक है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, एकदम सही है, पहला तीसरा सही है। करें मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य दायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या किए जाते थे? पद, वेतन, सैन्य, ये सब निर्धारित किए जाते थे, ये कहना है। तो ये सत्य पूछ रहे थे, एकदम सही है। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा और वेतन भी उतना अधिक होता था। करें जो सवार होता था जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ अगर सवार जो लिखा गया है, सवार आप यहाँ लिख दीजिए, जात जहाँ लिखा गया यहाँ सवार लिख दीजिए, और यहाँ जो सवार लिखा गया यहाँ जात लिख दीजिए, अब आपका सही होगा। जात पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, तो एकदम आपका सही हो जाएगा। यहाँ अगर सवार हटा के जात लिख देंगे, जात पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा वेतन उतना अधिक। अब यहाँ लिखे सवार पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय की जाती थी, ठीक है, तय होती थी, तो ये भी एकदम सही है। जात सवार होगा तब, अब लेकिन इस पे सिर्फ पहला वाला सही है, एक सत्य पूछ रहे तो पहला वाला सही है। नहीं देखते हैं। करें मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मनसबदारी अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। इस बार जागीर आया था कि नहीं, आपने पेपर में देखा होगा, पीसीएस के जागीर वर्ड आया था, ठीक है, जागीर, तो एकदम सही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप ये एनसीईआरटी 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपका बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे टॉपिक होंगे जो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली
भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। एकदम सही है। मनसबदार इक्तादारों की तरह अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। तो ये दूसरा वाला गलत है। क्या है? दूसरा वाला गलत है। मनसबदार इक्तदारों की तरह अपने जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मतलब अगर राजा ने कहा कि इतना हम आपको क्या दे देते हैं, एक मनसबदार हुए तो मान लीजिए 500 के मनसबदार हैं, तो वो उतना जागीर इतना पा गए, तो इसका सिर्फ क्या कर सकते थे, राजस्व एकत्रित कर रह सकते थे, मतलब किसानों से राजस्व ले सकते थे। ये नहीं कि वो क्या है उस उन्हीं का हो गया। ठीक, ऐसा नहीं होता था। ठीक है। तो क्या है, उनका सिर्फ राजस्व ले सकते थे। यही लिखा, मनसबदार इक़्तिदारों की तरह अपनी जागीर पर आश्रित होते थे और उन पर प्रशासन नहीं करते थे, सिर्फ राजस्व ले सकते थे। प्रशासन तो राजा करता था। तो यही लिखा गया। अब मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। तो एकदम पहला सही, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो? पहला वाला सही हो जाएगा। निश्चित देखते हैं क्या है। फिर अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों की बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। अकबर ने। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो ये अकबर ये समझता था कि हमने जो मनसबदार अपने हिसाब से बनाया है, कहीं जागीरों का वेतन अधिक ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता था। तो याद रख लेंगे, अकबर के शासन के दौरान ये बहुत सही चला था। तो जो जागीर था और मनसबदार दोनों का वेतन बराबर है, इसीलिए तो दोनों पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कह रहे हैं जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो था, जागीरों से जो प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार से बहुत कम होता था। तो ये एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। करें, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में गिरावट हुई थी। तो गलत है। असत्य सी वाला आपका सही है। नहीं, देखते हैं। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जो जमींदार होते थे, आज भी देखते नहीं, कहते जमींदार हैं ये, तो किसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ किसका करें, किसी ग्राम का मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करता था। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, उसको जमींदार कहा जाता था। ठीक है, तो ये एकदम सही है। किसी क्षेत्र में स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही है? दोनों ही आपका सही है। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था? मुगल काल में जो जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था, ये बताना है। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त। याद रखें, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते थे। तो याद रख लेंगे ए वाला। तो राजस्व प्राप्त करने की अव्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक मिनट। अकबर के शासनकाल के इतिहास में संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? कहना अकबर के शासनकाल से संबंधित जो विवरण होता है इतिहास से, वो किस पुस्तक में मिलता है, ये आपको बताना होगा। तो किस पुस्तक में मिलता है? अकबर नामा में मिलता है। अकबर नामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। याद रख लेंगे, अकबर नामा क्या है? अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अबुल फजल की पुस्तक क्या है? अकबरनामा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। करें, यहाँ देखिए सूचीबंदी या सूची दो दिया, प्रांतों के प्रशासक दिया गया, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री और सेना नायक। इनको बोला क्या जाता है, बताइए। तो प्रांतों के प्रशासक को क्या बोला जाता था? प्रांतों के प्रशासक को बोला जाता था सूबेदार। तो यहाँ सूबेदार लगा दीजिए। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या बोले थे जाते थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको क्या बोला जाता था, ये बताना है। तो ये क्या बोला जाता है? दीवान बोला जाता था। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, तो उनको क्या बोला जाता था? तो उनको क्या बोला जाता था?
को सदर बोला जाता था, सेना नायक को फौजदार। ठीक है, तो सेना नायक फौजदार, बस यही लगाना था आपको। ठीक है, चलते हैं न, देखते हैं हमारा क्या है। फिर अकबर ने इबादत खाने के विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा की। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं, इस बार पीसीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया था। इबादत खाने की चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि वह जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, ये बताना है दोनों में कौन सा आपका सही है, ये बताइए। तो यहाँ पर कौन सा सही है, दोनों ही सही है। तो याद रख लेंगे क्या है, अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म पर चर्चा शुरू की, एकदम सही है। और जो आते थे धर्म पर धर्म चर्चा करने लिए, वो अपने अपने धर्म के बहुत ही कट्टर होते थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे। फिर जो कट्टर होते थे उनके बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए, मतलब बहुत असमंजस होता था पैदा करने के लिए, तो उनके लिए भी सामंजस्य शांति पैदा करें, ये अकबर एक नीति की तरफ चला। उस नीति का क्या था, सुलह ये कुल नीति था। याद रख लेंगे क्या था, उस नीति का नाम था सुलह ये कुल। तो आपसे पूछा जाए कि सुलह ए कुल जो नीति है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये याद रख लेंगे, लाया गया था अकबर के द्वारा। सुलह ये कुल नीति ने देखते हैं ना, अकबर के सुलह या कुल नीति पे आधारित शासन दृष्टि बनने में अकबर की मदद किसने किया, तो कह रहे हैं अकबर की मदद इसमें किसने किया, तो अबुल फजल ने मदद किया। किसने, अबुल फजल ने। ठीक है, तो सुलह है किसने, हाँ। अब देखिए, इसको शाहजहां ने भी, वो जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। जो सुलह है ये कुल की नीति अकबर ने तो लाया ही था, लेकिन अपनाया किसने था, जहांगीर ने भी अपनाया था और शाहजहां भी ने अपनाया था, शाहजहां ने भी अपनाया था। तो ये याद रख लेंगे, दोनों लोगों ने अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ करें शेरशाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया, ये बताना है। तो कौन से युद्धों में, चौसा के युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। याद रख लेंगे चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये इस बार पूछा गया था आपके पीसीएस के पेपर में, ये कब हुआ था, ये 1540 में हुआ था। तो 40 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 39 में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है, ये याद, ठीक है। तो ये याद, दोनों ही युद्ध में क्या किया, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। तो पहला दूसरा दोनों ही सही है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो डी वाला सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया। मतलब जो तरीका अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था वही तरीका क्या किसने अपनाया, ये शेरशाह ने अपनाया, एकदम सही है, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्था को कुछ तत्वों को अपनाया। तो मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्था को कुछ तत्वों को अपनाया, दोनों ही सही है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ये बताना है। तो किनके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। जो कुतुब मीनार में छज्जे के नीचे अभिलेख लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, वो अरबी भाषा में लिखा गया है। किसमें, अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंध में अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किनके निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था, तो ये किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था, तो ये सभी के लिए, मस्जिद के लिए भी, मकबरों के लिए, मंदिर के लिए भी प्रयुक्त होता था, सभी के लिए प्रयुक्त होता था। करें 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, भवन निर्माण सरलता और तेजी होने लगी। ठीक है, मतलब इनका निर्माण सरलता और तेजी होने लगी 12वीं सदी के आसपास। 12वीं सदी के निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी
का सीमेंट होती थी, जिससे पत्थर के टुकड़ों में मिलने वाले से कंक्रीट बनती थी। तो यहाँ पर बताइए दोनों में कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो ये बताइए दोनों में आपका कौन सा सही है। तो दोनों ही सही है। ठीक है, मतलब ये इसलिए बढ़ गया तेजी से क्योंकि उसमें सीमेंट उमेंट यूज होने लगा, जैसे आज यूज होता है। चलिए देखते हैं। कर किस शासक ने दिल्ली ये कोहना वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, व्यापक सम्मान प्राप्त किया, और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। राजा का तालाब कहा जाता है। किसने किया इसका निर्माण? तो इसने किसने किया? हाँ, दिल्ली ये कोहना, ये मतलब दिल्ली ये कोहना इल्तुतमिश ने किया था। तो याद रख लेंगे क्या? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, हौज सुल्तानी तो राजा का तालाब। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहांबाद को बनाया? शाहजहानाबाद को बनाया। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? तो ये शाहजहां ने बनाया था। तो आगरा 1638 की बात है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना के किनारे एक नई राजधानी शाहजहानाबाद, याद रखें शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। एक यमुना के किनारे एक नया शहर शाहजहानाबाद का निर्माण कराया। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, और शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां के किले में शाहजहां ने क्या किया? दिल्ली के किले में शाहजहां ने क्या किया था? दीवान ए आम, ये बहुत बार पूछा गया। दीवान ए आम और दीवान ए खास। ठीक है, दीवान ए खास, ठीक, इन दोनों का निर्माण किया करवाया। तो दिल्ली के किले में, किसमें? दिल्ली के किले में शाहजहां ने क्या किया था? तो दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवान ए खास और दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया। तो ये कई बार पूछा गया है कि अच्छा, तो लाल किले वो जो लाल किला है उसके अंदर दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल बलुआ पत्थर से तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बस ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, न देखते हैं। कहें दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है बहुत बहुत प्रसिद्ध है, किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये भी शाहजहां ने। वास्तुकला का एक गोल्डन पीरियड कहा जाता था। ठीक है, वास्तुकला का किसको? शाहजहां के शासनकाल को। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार बाग बनने की परंपरा हुमायूं के समय में शुरू हुई। कह रहे हैं जो चार बाग है उसके बनने की जो कला है वो हुमायूं के समय में शुरू हुई। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो असत्य पूछ रहे हैं, तो यही असत्य है। चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय में नहीं शुरू हुई। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे मतलब किसके समय में ये शुरू हुआ ये बताना है। तो इसका समय अकबर के समय में शुरू हुआ। तो अकबर, याद रख ले, अकबर के समय में इसका शुरू हुआ। तो याद रखें किसके? अकबर के समय में शुरू हुआ। ठीक है, तो चार बाग के अकबर के समय में शुरू हुआ, ना कि हुमायूं के समय में। अकबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता था। मतलब बाग होते थे, इसको चार समान हिस्सों में बटा जाता था, इसलिए इसको चार बाग कहा जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे लखनऊ में चार बाग है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण थी। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला वाला आपका क्या है? पहला वाला आपका सही है। तो याद रखेंगे पहला वाला सही, इसका मतलब पहला वाला असत्य पूछा जाता, पहला वाला गलत है और सब सही है। तो कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग आपने देखा होगा। कश्मीर में एक शालीमार बाग है। ठीक है, शालीमार बाग ये क्या है? इसकी शैली में है, ये चार बाग का उदाहरण है। शाहजहां के शासनकाल में चिहल सुतुन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किससे कहा जाता था? किसे कहा जाता था 40 खंभों का?
तो दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ बना है ये? तो लाल किले में बना है। तो लाल किले में ये बना है, याद रख लेंगे। चार बाग की जो शैली है किसके शासनकाल में आया? अकबर के शासनकाल में आया, ये याद रखेंगे। किसके? अकबर के शासनकाल में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो चार बाग है, चार बाग ये किसके? अकबर के। कई बार पूछा गया है, ना कि हुमायूं को। और ये है दीवाने आम दीवाने खास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना अपनाई बनाई। ठीक है, तो कह रहे हैं शाहजहां जो था वो क्या करा था? तो शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना अपनाई। यह नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। करें बिल्कुल किनारे पर होता था, तो ये सही है। तो हाँ, दोनों ही सही है। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोनों ही सही है। मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बंगला गुबंद तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? बंगला गुबंद, तो ये बंगाल की थी। याद रख लेंगे, बंगाल की बंगला गुबंद। ठीक है, बंगाल की वास्तुकला शैली थी। करें मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्तरा दूरा क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा गया है। पित्तरा दूरा, ठीक है, तो पित्तरा दूरा क्या था ये बताना है यहाँ पर। तो पित्तरा दूरा क्या था? तो पित्तरा दूरा आपका क्या था? संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक को पित्तरा दूरा कहते थे। तो याद रख लेंगे, संगमरमर संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक को क्या कहते थे? पित्तरा दूरा। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। करे शाहजहां के सभा भवन के विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद के मिलते हुए बनाए गए थे। दूसरा क्या कर रहे थे? दूसरा कह रहा है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है, याद रखेंगे, दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन मंदिर का मंदिर नगर नहीं है? कौन मंदिर नगर नहीं है? तो कौन सा? मसूलीपट्टम, ये क्या है? ये मंदिर नगर नहीं है। चाहे तंजावुर की बात करें, चाहे कांचीपुरम का है, तिरुपति, ये मंदिर नगर है। ठीक है, मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह, व्यापारिक बंदरगाह है। ठीक है, व्यापारिक पत्तन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? लुप्त मोम, ठीक है, तो किसके निर्माण में किया जाता था? तो ये जैसे आपका यहाँ पर क्या होता था कि ये जो यहाँ पर कांस की मूर्तियाँ जो बनाने के लिए पिघला के मोम उसमें मतलब वो जो साँचा रहता था उसमें डाल दिया जाता था तो बन जाता था। ठीक है, मतलब कांस की मूर्तियाँ। तो कांस की मूर्तियों के निर्माण में किया जाता था चोल में लुप्त मोम के तकनीक का प्रयोग। याद रख लेंगे, कांस मूर्तियों निर्माण में किया जाता था। अजमेर जो राजस्थान में है, संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 12वीं सदी के में चौहान राजाओं की राजधानी थी। कह रहे हैं 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में आकर बस गए। कह रहे हैं ये सूफी संत ख्वाजा मुंशी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में आकर बस गए। तो इसमें करें कौन से आपके कथन क्या है? सही है। तो तीनों ही कथन आपका सही है। तो याद रखिएगा, तीनों ही कथन पढ़ लीजिए। 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। मुगलों के शासन में सूबा प्रांत मुख्यालय बना। सूबा जो है मुख्यालय बना, और ये 12वीं सदी में आके बस गए। करें मणिग्रामम और नानदेशी शब्द किससे सूचित करते हैं? मणिग्रामम, नानदेशी, ये किसे? तो ये दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। याद रखेंगे, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। मुस्लिम बोहरा समुदाय किस वर्ग से था? तो वर्ग से था। मुस्लिम बोहरा जो समय किस, तो ये व्यापारी वर्ग से था। याद रखेंगे, व्यापारी, मुस्लिम बोहरा समुदाय व्यापारी वर्ग से संबंधित था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं।
करें बीदरी शिल्प के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। करें बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका का सत्य पूछ रहे, ये गलत है। बीदरी शिल्प चांदी और तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। बीदरी शिल्प में चांदी व तांबे की जड़ाई का काम किया जाता था, एकदम ये आपका सही है। ठीक है, तो बीदरी शिल्प क्या है, कर्नाटक का एक शिल्प कहलाता था, बहुत अच्छा शिल्प होता था। ठीक है, तो यहाँ के जो बीदर के शिल्पकार तांबे चांदी में जड़ाई का काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे, तो इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। ठीक है, तो ये स्थानीय शासक नहीं, ये शासक गलत होगा। ये जो बीदर शिल्प बनाते थे, इन्हीं के नाम पर ये बीदरी शिल्प बन गया। ठीक है, जैसे क्या होता था, आज भी क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ अच्छा मिलता है उसका वहीं के स्थानीय लोगों का नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे पहले भी स्थानीय शासक नहीं होगा, जो बीदर बनाते थे, इस ये शिल्पकार जो थे तांबे और चांदी के जो बीदर बनाते थे, इन्हीं के नाम पर ये बीदरी पड़ा है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। दूसरा, कर मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था। विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था, ये बताना है। तो बुनकर नहीं शामिल था, बढ़ई शामिल था। लोहार सुनार, तो लोहार सुनार और बढ़ई ये शामिल थे, बुनकर इसमें नहीं आते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे बुनकर इसमें नहीं आते थे। 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। 16वीं सदी में क्या हुआ था, काबुल हुआ और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। करें, जो काबुल था वो हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो पहला वाला तो आपका सही पूछ रहे, पहला वाला सही है, काबुल कंधार रेशम मार्ग से जुड़े। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये गलत है। ठीक है, काबुल कभी हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र नहीं था। ठीक है, घोड़ों के व्यापार का, यहाँ हाथी नहीं होगा, घोड़ों हो जाएगा। घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्या, ये काबुल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष पहले 30,000 रुपये का व्यापार होता था घोड़ों का। 30,000 रुपये बहुत होता था। ठीक है, 30,000 रुपये तब बहुत होता था, 30 करोड़ रुपए से ऊपर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले एक ही सही होगा, पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। करें, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित था और इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो वो कौन सा, हम्पी। ठीक है, हम्पी था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में स्थित था। अब ये पूछ सकते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में कौन, हम्पी है। यहाँ कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य, क्या करें, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के अब बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था। करें, हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था। तो बताइए मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो मुस्लिम सौदागरों के लिए मूरो शब्द प्रयोग होता था। याद रखें, मुस्लिम सौदागरों के लिए। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हम्पी में विट्ठल मंदिर स्थित है। याद रखेंगे, हम्पी में विट्ठल मंदिर स्थित है। अब देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कृष्ण देव राय ने करवाया था। तो याद रख लेंगे, कृष्ण देव राय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, कृष्ण देव राय ने करवाया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी में ही इसका निर्माण करवाया गया था। इस में कितना है, 56 खंभे लगाए गए हैं। ठीक है, जिससे क्या है, स्वर निकलते हैं। इसी 56 खंभों से जो संगीत में स्वर निकलते हैं। तो तीन चीजें याद रखिएगा, विट्ठल मंदिर हम्पी में है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, कृष्णदेव राय ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, 56 खंभे हैं जिससे आवाज निकलती है सुरीली। प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी हम्पी में स्थित है। याद रख लेंगे, क्या है, ये भी हम्पी में ही स्थित है। यहाँ बताइए, करें 14वीं और 15वीं सदी के में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था।
मुर्शिदाबाद। तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन, जूट वूट होता था वहाँ पे तो इसीलिए उभरा था, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के रूप में उभरा था। करें, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। याद रखेंगे, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता, क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। मतलब जो आपका ऐसे ना, ये है आपका प्यारा भारत, एक मिनट, ऐसे है, ऐसे ये है प्यारा भारत ना, ये वाला एरिया। तो सूरत आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, सूरत, सूरत ना, यहीं पर आपका बंदरगाह से, यहाँ से आपका मक्का के लिए जाना जाता था। तो यही कह रहे हैं किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? सूरत को। कह रहे हैं सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा और किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत में जरी की गई हुड्डियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही है। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटी और किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे, सही है। सूरत की जारी की गई हड्डियों को मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक, ये गलत है। अफ्रीका में भी यह इसकी मान्यता है, यूरोप के बाजार में हर जगह जाती थी। करीब 1565 में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के दक्कन के विरुद्ध किन सुल्तानों का गुट था? राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? तो बताइए किन किन सुल्तानों का गुट था? तो ये इसमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के सुल्तानों का गुट था। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। करें 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी प्रयत्न किया? वो कौन सा महत्वपूर्ण स्थल था? तो वो कौन सा था? मसूलीपट्टनम था। याद रखिए, मसूलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। याद रखेंगे, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड और इंग्लैंड देशों की कंपनियों ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, ठीक है, नियंत्रण करने का प्रयास किया। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर मसूलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? तो नीदरलैंड हॉलैंड निवासियों ने बनाया था। तो हॉलैंड वासियों ने यहाँ पर मसूलीपट्टनम का किला बनवाया था। तो याद रखने देखते हैं। करें 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम अधोपतन हो गया था, ठीक है। करें 18वीं सदी में यह अधोपतन हो गया था। करें 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया और कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो कंपनी की करें सभी व्यापारिक गतिविधियों पर हर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ कौन सा सही? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो यह वाला सी वाला सही है, ठीक है। तो ये याद रख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। करें 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स कौन लोग रहते थे? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ब्लैक टाउन्स जो होते थे उसमें कौन से लोग रहते थे? तो कौन लोग रहते थे? भारतीय कारीगर, सौदागर और दोनों रहते थे। भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों ही रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं वास्को डिगामा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा प्रेरित था, मतलब उसको जानने की इच्छा से प्रेरित था। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि वहाँ वो क्या था? मार्ग खोजने और मसालों की खोज में, मसालों प्राप्त करने से प्रेरित था, ठीक है, ना कि वो भारतीय संस्कृति ये सब के वो नहीं था। आपने देखा होगा कि ये कहीं और जाके दौड़ नहीं, वो क्या था? वो था अपना मसाला प्राप्त करना ताकि वहाँ पर भेज सके। तो 1498 में क्या हुआ? 1498 में वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। और फिर अगले वर्ष वो क्या पुर्तगाल लौट गया था। नहीं देखते हैं यहाँ पर। करें जनजातीय समाज के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तीनों पढ़िए, तीनों में देखिए कौन सा आपका सही है, ठीक है।
यहाँ पर कौन सा आपका सही है? 7वां चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा सही है। सही पूछ रहे तो पहला सही है। भारत उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ये समाज को ही जनजातीय समाज कहा जाता था। तो पहला वाला एकदम सही है। करें जनजातीय सामूहिक व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, तो ये गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तो आपका पहला वाला ही आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। करें खोखर, बलोच, अहोम, चेर, इनके बारे में बताना है। तो ये खोखर कौन होते थे? खोखर, तो खोखर क्या था? ये कहाँ पे रहते थे? पंजाब के एरिया में रहते थे। तो याद रखिएगा, खोखर 13वीं 14वीं सदी के दौरान ये पंजाब की जनजाति थी, ठीक है। तो याद रख लेंगे। अब देखिए, ये बलोच, बलोच आपसे ये कहाँ पे थे? तो बलोच आपको मिलेंगे उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में बलोच मिला। अहोम, बलोच, ये भी मूवी एक आई है, उसी में बलोच का नाम दिया गया है, ठीक है। बलोच उत्तर पश्चिम में मिलते थे। अहोम, अहोम जनजाति ये कहाँ मिलती थी? तो अहोम आपको उत्तर पूर्वी भाग में, असम के एरिया में अहोम मिलती थी, ये याद रख लेंगे। दूसरा था चेर, चेर आपको बिहार और झारखंड में मिलती थी। तो याद रख लेंगे, 12वीं सदी में चेर थे बिहार झारखंड में। कौन सा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नहीं देखते हैं। करें चेर जनजातियों के संदर्भ में विचार कीजिए। करें बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया, मतलब परास्त कर दिया। ये है, असत्य पूछ रहे हैं, तो ये एकदम सही है। इसके सेनापति राजा मान सिंह तो चेर पर हमला किए थे। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। करें इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए, तो ये गलत है, ठीक है। पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं हुए, परास्त तो किए थे, लेकिन ये पूरी तरह अधीन नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया, ठीक है। और अपने उस किया और उस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया, ठीक है। तो मतलब औरंगजेब के समय में ये चेर इस मतलब मुगलों के हुए, ना कि अकबर के समय हुए, तो ये गलत है आपका दूसरा। तो दूसरा गलत पूछ रहा, तो यही है गलत। कह रहे हैं भील, कोली, गोंड, कोरागा, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो भील उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में, याद रख लेंगे। कोली कहाँ पड़ेगा? तो कोली आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में पड़ेगा। गोंड कहाँ पड़ेगा? तो गोंड आपको पड़ेगा दक्षिण मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कोरागा, कोरागा दक्षिण भारत की, ठीक है। कोरागा कहाँ की? दक्षिण भारत की। नहीं देखते। फिर खाना बदोश के खाना बदोश घुमंतू लोग होते थे। इनमें से कई पशुचारी होते थे, जो अपने रेवड़ और प्रसुबिंद के साथ चारागाह से एक दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, मतलब एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमा करते थे, ये कह रहे हैं इनके बारे में। दूसरा, पहला वाला कौन कह रहा है? अभी सत्य कह रहे हैं, पहला सत्य है। ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे। ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे, तो ये गलत था, ठीक है। रखते थे ये, पहला वाला आपका सही है। बंजारे कौन थे? बताइए, बंजारे कौन थे? तो बंजारे व्यापारी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंजारे कौन थे? बंजारे लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, मतलब ये भी घूमते थे एक स्थान से, लेकिन ये व्यापारी थे, ठीक है। इनका कारवा क्या कहलाता था? इनका कारवा टांडा कहलाता था, टांडा कहलाता था इनका कारवा, टांडा कहलाता था। टांडा एक परिवार में रहते थे, मतलब कई टांडे मिलकर एक परिवार बनाते थे, उसी में रहते थे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी का समय चल रहा था, तो वो बंजारे का प्रयोग किस लिए करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने मतलब इन बंजारों का प्रयोग अनाज की ढुलाई के लिए करता था, ठीक है। तो याद रखेंगे, अनाज की ढुलाई के लिए। नहीं देखते हैं। गोंड राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम बताइए। गोंड राज्य के प्रशासनिक, तो पहले जो आता था गोंड राज्य में, राज्य, फिर गढ़, चौरासी, बरहोत, ये था, ठीक है। तो याद रख लेंगे, राज्य, गढ़, चौरासी, बरहोत।
गोंड जनजातियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वह स्थानीय कृषि करते थे। तो ये आपका सही पूछ रहा है, तो पहला वाला सही है। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल में अपना राजा या राय होता था। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। गोंड राज्य गढ़कंटगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? गोंड राज्य गढ़कंटगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो ये अकबरनामा में किया गया है। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अभी हमने बताया अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है। मध्यकालीन गोंड समाज के निम्नलिखित विचार कीजिए। मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। कहें गोंड समाज जो है, गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कौन सा आपका सही है? तो बी वाला यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में सही, वो गोंड समाज छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ठीक है, तो ये पहले बटी नहीं थी। देखिए इसका अलग कह रहा है, दोनों तो सही है, तो दोनों ही सही, लेकिन सही स्पष्टीकरण, क्योंकि ये पहले नहीं बटी थी, धीरे धीरे, यहाँ लिखा गया ना धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में, तो कहाँ पहले बटी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही गलत कर रहा है। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कंटका पर हमला किया तो उस समय उनका सामना किससे हुआ? गढ़कंटका पर हमला किया तो उनका सामना किससे हुआ? तो रानी दुर्गावती से हुआ। बहुत ही महान थी रानी दुर्गावती, इन्हीं से हुआ मतलब सामना। ठीक है, तो कौन कौन से? गोंडवाना राज्य की थी। तो ये भी कभी कभी पूछता है गोंडवाना राज्य की शासिका, तो ये गोंडवाना राज्य। ठीक, ठीक है, तो गोंडवाना राज्य नेक्स्ट देखते हैं। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कंडका राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात पर काफी मात्रा में धन कमाया गया? तो किस जानवर? तो उसको हाथी, तो याद रख लेंगे हाथी। करें, इतिहासकारों और मुसाफिरों को द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। इतिहासकारों और मुसाफिरों के बारे में, तो जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। दूसरा कह रहे हैं कि जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण वाचिक मौखिक तरीके से करते थे। तो यहाँ पर दोनों में कौन सा सही है? सही करें, दूसरा है। देखिए इतिहासकारों के द्वारा ज़्यादा बहुत कम जानकारी दिया गया था मुसाफ ये जनजातियों के बारे में। आपने कोई भी पुस्तक देखा होगा बहुत ज़्यादा जानकारी, क्योंकि वो सब जंगलों की एरिया में रहते थे, और जो इतिहासकार थे वो जंगलों की तरफ ज़्यादा नहीं जाते थे, ये सब शहरों में ही रहते थे, राजाओं के पास ही रहते थे। इसीलिए उनके बारे में जानकारी किसी भी पुस्तक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, दूसरा ही वाला सही है। करें, 11वीं से 12वीं सदी के जनजातीय संबंधों में नीचे दिए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए थे और कई के कुल राजपूत मान लिए गए थे। कहने कई के कुल क्या है? राजपूत मान लिए गए थे, एकदम सही है। दूसरा भी कह रहे हैं कि दूसरा कह रहे हैं पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। तो याद रखें इन्होंने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया, तो दोनों ही आपका सही है। ठीक है, इस्लाम को अपनाने वाले जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्ताव सामाजिक व्यवस्था कड़े पैमाने से स्वीकार किया गया। तो ये तो गलत है आपका, पहला दूसरा आपका सही। कर अहोम जनजाति लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? अहोम जो जनजाति हैं वो मूल रूप से किस देश के निवासी थे, ये बताना है। तो ये अहोम म्यांमार के निवासी थे। ठीक है, अहोम क्या थे मूल रूप से? ये म्यांमार के निवासी थे। नहीं देखते हैं, ये 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में आके बस गए, फिर उधर असम मेघालय इधर रहने लगे। ठीक है, कह रहे हैं अहोम के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? पाइक किसे कहा जाता था? श्रमिक। ठीक है, याद रखिएगा अहोम के अंतर्गत पाइक कौन कहलाते थे? श्रमिक कहलाते थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे पाई के जो होते थे वो श्रमिक कहलाते थे। नहीं देखते हैं, करे कौन से जनजाति के लोगों ने 1550 सॉरी 1530 के दशक में आग्नेय वस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और 1660 तक आते आते वह
उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण बना करने में सक्षम हो गए थे। तो कौन थे ये? तो ये अहोम थे, याद रखिएगा, अहोम ही। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? करें, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो खेल कुल को कहा जाता था। ठीक है, तो अहोम कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता था। न देखते हैं, करें, अहोम समाज के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। अहोम समाज एक रूढ़वादी समाज था जो कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहन नहीं देता था। याद रहे, करें, ये कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहन नहीं देता था। तो लगभग सभी, ये इसमें कौन सा आपका सही है? तो पहला वाला सही है। अहोम वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान अपनी मतलब युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। अहोम समाज का एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहन नहीं, थी तो गलत है, देता था। ठीक है, तो याद रख लेंगे, देता था। ठीक है, कवि और विद्वानों को प्रोत्साहन कर। भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार किए। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, तो ये इसमें कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा कह रहे हैं कि स्थानीय मिथक और किस्से कहानियों में पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। ये भी सही है, ये भी सही। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हुई कि बौद्ध और जैन मातुलम्बियों ने भी इसे इन विश्वासों को अपना लिए। तो ये भी सही है, सभी सही है। ठीक है। नयनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप के किस जगह पर धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किस जगह पर धार्मिक? तो ये दक्षिण भारत में। नयनार किसको कहा जाता था? जो शंकर भगवान को अपना अनन्य देव, मतलब अपना देव मानते थे। अलवार मतलब जो विष्णु भगवान को अपना इष्ट देव मानते थे। तो शंकर नयनार हो गए, अलवार हो गए विष्णु। ने देखते हैं, नयनार अलवार संतों के नीचे कथनों पर विचार किया। ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध और शिक्षित जाति से संबंधित थे। करें, ये सत्य है तो ये गलत है। ये संत बौद्ध और जैन धर्म के बहुत बड़े प्रसिद्ध नहीं, हिंदू धर्म। नयनार अलवार घुमक्कड़ साधु धर्म थे। यही सही है, सी वाला आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, नयनार अलवार संतों के संदर्भ में कथनों में सत्य है। इन सत्यों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनको समावेश किया। ठीक है, तो ये वाला है। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा वाला कर रहा है, चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। एकदम सही है, एकदम सही है, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, त्योरम और तिरुवच्चकम किनके गीतों का संकलन है? त्योरम या तिरुवच्चकम किनके गीतों का संकलन है, बताइए? तो ये नयनार संतों का। तो ठीक है, नयनार संतों का ये है। ठीक है। अच्छा, नयनार संतों के प्रसिद्ध, ये कई बार पूछा गया है, नयनार संतों के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो यहाँ पर त्योरम और तिरुवाचकम नयनार संतों के गीतों के संकलन है, दोनों याद रखेंगे। त्योरम और तिरुवाचकम, इनके प्रमुख संत देख लीजिए कौन कौन से संत हुए थे नयनार के। तो नयनार के जो संत हुए थे इनमें देख लीजिए, अपार बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे, अपार। इनमें एक और याद रखिएगा, समंदम, सम बंदर, समंदर। ठीक है, समंदर। सुंदरार, सुंदरार हुए थे। ठीक है, सुंदरार। और मणिकव साकर, लिख दिया, माँ डी अधका का वसागर, ये मणिक्का व सागर थे। ये नयनार संत थे, याद रखिएगा, नयनार संत ये थे। तो और अलवार संत की थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी अलवार देख लेते हैं। अलवार संत में कौन कौन से? तो वही इसमें प्रसिद्ध थे, पेरी यल या आ लवार, पेरी अलवार, इसमें नाम ही इनके में पड़ रहा है तो अलवार। ठीक है, पेरी अलवार। ठीक है। और उनकी मतलब इनकी पुत्री कौन थी? इन्हीं की पुत्री अंडाल। ठीक है, इन्हीं की पुत्री अंडाल थी नैनार में ही। और कौन से? तोंडर डिपोड़ी, डिपोड़ी, तोंडर डिपोड़ी, याद रखिएगा, तोंडर डिपोड़ी, तोंडर डिपोड़ी। और नामा वलार। ठीक है, नम्मा लवार ये थे। ठीक है, ये याद रखिएगा।
चलते हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। इतना तो ये याद रख लेंगे कि ये अलवार संत और नैनार संती, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। कर अलवार संतों में गीत किसमें संकलित है? करें जो अलवार संत हैं उनमें गीत किसमें संकलित है? तो दिव्य प्रबंधन में। अलवार संत की संख्या कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है, तो याद रख लेंगे 12। अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो 12 है। और अलवार संतों के गीत किसमें सम्मिलित है? दिव्य प्रबंधन में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं ना, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? करें प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद, याद रख लेंगे अद्वैतवाद किस ये सिद्धांत के समर्थक थे। तो भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ठीक है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं अद्वैतवाद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत के का प्रतिपादन किसने किया? करें विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ये बताना है। तो विशिष्ट कौन थे? तो विशिष्ट राम जी थे ना। विशिष्ट राम जी थे, तो रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट कौन थे? राम थे, रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं। करें वीर शैव आंदोलन की विशेषता से संबंधित नीचे कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, करें तीनों कथन कर रहे हैं। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। सही एकदम है। करें यह सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोधी था, तो ये भी सही है। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरुद्ध था, तो ये भी सही है। तो डी वाला आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किस क्षेत्र में ये भक्ति, ये क्वेश्चन आ चुका है, नामदेव से रिलेटेड आ चुका है। तो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। करें 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बताइए इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों पढ़ना पड़िए। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर के में विट्ठल विष्णु का सहायक रूप पर मन मन जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों से पर केंद्रित थी। तो एकदम सही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों पवित्रता के ढोंगों पर जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, तो ये भी आपका सही है। ये आपका गलत है, ठीक है। तो पहला कौन सा इसमें सही है? एक और दो सही है। करें गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा है? तो बताइए किस संत ने लिखा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितना। नरसिंह मेहता ने लिखा है, याद रख लेंगे नरसिंह मेहता ने। ये किस मतलब शाखा की? तो राधा कृष्ण की भक्ति थी नरसिंह मेहता, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है नरसिंह मेहता, ये याद रख लेंगे, पूछ सकता है। करें नामपंथी सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा आपका सही होगा? करें इन्होंने नामपंथी, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, एकदम सही है। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन और जैसी क्रियाओं के मन और शरीर की कठोरता प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, एकदम सही है। और देखिए चौथा क्या है? इनके द्वारा कई रूढ़वादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार तैयार किए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा? सी वाला एकदम सही होगा, सी वाला याद रख लेंगे, और ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। करें सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों के सूफी, सूफी कौन थे? जो गा गा के क्या करते थे, मतलब करते थे अपना भजन वजन, ठीक है। तो ये सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ये बताना है आपका, ठीक। आपको
कह रहे हैं कि सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। ये गलत है। सूफियों संतों में बहुत सी समानताएं थी, क्योंकि देखिए सूफी लोग भी गा गा के अपना प्रचार करते थे धर्म का, संत भी अपना गा गा के प्रचार करते थे, तो समानता तो थी ही, तो गलत ही हो गया। कह रहे हैं सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। कह रहे हैं जो सूफी थे वो मुसलमान रहस्यवादी थे, एकदम सही है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, एकदम सही है। सूफी लोग मुस्लिम धार्मिक विद्वानों निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता को बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया, तो ये सूफी गलत है। सूफी लोग ऐसे थे जो जो आडंबर था, उसको कर्मकांड था, उसको रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दो वाला सही है, सिर्फ दो वाला। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? करें इस्लाम के अंतर्गत जो उलेमा थे वो कौन थे? वो विद्वान थे। इस्लाम के अंतर्गत जो उलेमा थे वो विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, तो एकदम सही है। सभी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे? क्या काव्य की रचना करते थे? एक मिनट। ये जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अच्छा सूफी यहाँ लिखा, तभी कह रहे हैं सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, एकदम सही है। फिर गा गा के बताते थे। इस्लाम में उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर काफी सरल बना दिया, तो एकदम सही है। तो एकदम दोनों ही आपका सही है। करें जिक्र समा रक्स, ये बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें जिक्र क्या होता था? नाम का जाप। ठीक है, जिक्र मतलब नाम का जाप। समा मतलब क्या होता है? गाना, है ना, समा बन गया। जैसे कोई लोग गाते हैं तो अच्छा गाते हैं, कहते हैं समा बन गया। रक्स क्या होता था? रक्स क्या होता? ध्यान नहीं होता था, इसको नित्य कहते थे। ठीक है, ध्यान नित्य इसको कहा जाता था, रक्स को नित्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। बस चलते हैं, नहीं देखते हैं हमारा कौन सा, इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला तो नित्य होना चाहिए। यहाँ देखते हैं। फिर 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में आकर भारत में बसने लगे थे? सूफी लोग किस क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में आकर बसने लगे थे? तो मध्य एशिया में आकर बसने लगे थे। कह रहे हैं सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है? खानकाह किसे कहा जाता था? तो सूफी संतों का निवास स्थान, जैसे बौद्धों का निवास स्थान बिहार कहलाता था, वैसे ही जो सूफी संत थे वो खानकाह कहलाते थे। खानकाह उनका था, खानकाहों को सूफी संतों का निवास स्थान कहा जाता था। तो ऐसे पूछता है पीछे में, खानकाह मतलब क्या होता है, खान क्या क्या तात्पर्य है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टफ क्वेश्चन है। सूफी संतों का निवास स्थान। करें चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यह भारत में सबसे प्राचीन, संगठित और प्रभावशाली सिलसिला था। करें चिश्ती जो था, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिर। करें जो चिश्ती था ये भारत में सबसे प्राचीन संगठित और प्रभावशाली सिलसिला था, ये कह रहे हैं। ठीक है, चिश्ती के बारे में ये बोल रहे हैं। तो क्या ये सही है चिश्ती? अच्छा, किस या क्या पूछ, कौन सही नहीं है? अच्छा सही नहीं है, इसलिए तो ये पहला वाला आपका सही है। ठीक है, भारत और चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, तो भारत एवं चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत मोनुद्दीन चिश्ती थे, ये भी सही है। ठीक है, और कह रहे हैं चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई, तो नहीं, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं, ईरान में हुई। ईरान में, इराक नहीं, ईरान का एक प्रांत है, कौन सा? खुरासान, खुरासान प्रांत है, यहीं पर इसकी स्थापना हुई। तो ये तीसरा गलत है। भारत चिश्ती एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, एकदम सही है। सबसे प्राचीन और अच्छा सिलसिला था, मतलब संगठित प्रभावशाली था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया, तो याद रख लेंगे किस किस भाषा में किया। तो उन्होंने अवधी, उत्तर पूर्व क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश के, ये अवधी भाषा, इसकी भाषा में। अच्छा, तुलसीदास की और कृतियां कौन है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। गीतावली, गीतावली किसकी पत्रिका है? तो ये तुलसीदास की।
कवितावली, कवितावली किसकी है? ये तुलसीदास की है। ठीक है। और कौन सा था? वर्वे रामायण, वर्वे, ठीक है, वर्वे रामायण, वर्वे रामायण किसकी है? तो ये भी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, वर्वे रामायण, ये सब तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सूरदास द्वारा लिखा गया है? कौन सा सूरदास द्वारा लिखा गया है, ये बताना है आपको। ठीक है। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सभी है सूरदास द्वारा। करें, नाम घर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू किया? तो किसने समय? शंकर देव ने शुरू किया, याद रख लेंगे। असम के हैं शंकर देव, याद रखें, शंकराचार्य नहीं, ये असम के हैं शंकर देव। नाम घर जो नाम घर होता था वो कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता था जहाँ किया जाता था। ठीक है। तो वो कौन शुरू किया? शंकर देव ने शुरू किया था। ठीक है। और शंकर देव ने, इन्होंने किस भक्ति पर बल दिया? तो इनका नाम शंकर भले है शंकर देव, लेकिन इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। तो याद रख लेंगे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। असम से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, याद रख लेंगे। इन्होंने क्या किया था? असमिया भाषा में नाटक और कविताएं लिखे थे। तो क्या क्या याद करेंगे? असमिया भाषा में नाटक कविताएं शंकर देव ने लिखा। विष्णु की भक्ति के इन्होंने नाम घर स्थापित करने की पद्धति शुरू की शंकर ने। बस यही सब रखिए। करें, मीराबाई के संदर्भ में, कि मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। मीराबाई रविदास की जो रविदास की अनुयायी थी, तो पहले ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर सही है, रविदास की अनुयायी थी। इनके गीतों में उच्च जाति की रीतियों नियमों की खुला चुनौती थी, तो एकदम सही है। मीराबाई के गीत राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, सही हुआ। तो डी वाला आपका सही हो जाए। कह रहे हैं कि कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कबीर के संदर्भ में करें, इनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह आडंबर पूर्व पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया। करें, कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है। तो पहला कह रहे हैं, सही पूछ रहे हैं ना? हाँ। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म इस्लाम दोनों के ब्राह्मण आडंबर पूर्ण पूजा के और सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाते थे, तो एकदम सही है। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, एकदम सही है। एक और तीन है। संस्कृत इनकी भाषा नहीं थी, ये मत याद रखिएगा, इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है। इन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया। अब रहस्यमयी में मतलब ये कुछ भी बोल दे लेकिन समझ में लोगों को आता था। ठीक है, इनको समझना थोड़ा कठिन था लेकिन समझ जाते थे लोग। ठीक है, तो ये एक और तीन सही है। नीचे दिए स्थानों में कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। याद रखेंगे, तलवंडी गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी में कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये जन्म इनका 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुआ था, पाकिस्तान के ननकाना में। ठीक है। कब जन्म हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना में, याद रख लेंगे। तलवंडी में ये इनका ये जन्म कहाँ था? तलवंडी में। गुरु नानक का स्थापित धर्म साल क्या था? इनका धर्म साल क्या था? तो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह है, इनका धर्म साल था। गुरु नानक से संबंधित नीचे कथनों पर विचार की। गुरु नानक अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। ठीक है। दूसरे करें, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म, जाति अथवा लिंग भेद का नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे ही लंगर कहा जाता था। तो कह रहे हैं ये कौन सही है? दोनों ही आपका सही है, तो याद रख लेंगे दोनों ही सही है। दोनों बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। अब लंगर चलता है उन्हीं के नाम पे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे ये बताना है। इनका नाम लाहंगा था, याद रखिएगा। ल- कौन थे? गुरु अंगद। ठीक है। इनको लाहड़ा भी कहा जाता था, लाहड़ा। ठीक है।
इनको लाड़ा भी कहा जाता था, इनका नाम गुरु अंगद भी था, तो इनका नाम गुरु अंगद भी था। अगर मान लीजिए ये चाहे नाम ये आए चाहे ये, गुरु अंगद ही जोड़िएगा, गुरु अंगद इनको कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस में की गई थी? गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये गुरुमुखी लिपि में की गई थी, याद रखें, गुरुमुखी लिपि में। बस इतना ही क्वेश्चन था, 141 क्वेश्चन था, ठीक इसमें। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अ, तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद कल के वीडियो में आपका लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये लगभग आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पर जो न्यू एनसीईआरटी, वो सॉरी, ये न्यू एनसीईआरटी थी, जो अभी पढ़ाया हूँ ये न्यू एनसीईआरटी थी। अब जो आपका आएगा इसी का क्लास 7th का ही ओल्ड एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आएगा, तब आपका क्लास 7th पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम दोनों लेके चल रहे हैं, ओल्ड भी लेके चल रहे हैं और न्यू भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक आपका वीडियो आता है ओल्ड का, एक आता है न्यू का, ठीक है। तो अब अगला जो आएगा वो आपका किसका आएगा? ये तो न्यू था, अब अगला ओल्ड का आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।